नमस्कार, दुनिया अपडेट में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस एपिसोड की सुर्खियों पर। मलेशिया के गायब विमान MH370 को लेकर रहस्य गहराया। इस मसले को लेकर चीन और मलेशिया में बढ़ी तनातनी। मिस्र में 529 लोगों को मौत की सजा। और रूस पर एक के बाद एक प्रतिबंध लगाकर उसे कमजोर करने की अमेरिका की साजिश। मलेशिया के विमान MH370 का गायब होना अब भी रहस्य बना हुआ है। हालांकि मलेशिया का दावा है कि उसके प्लेन के टुकड़े हिंद महासागर में मिल गए हैं। मलेशिया हुकूमत के मुताबिक विमान किसी दुर्घटना का शिकार हुआ और अब इसकी खोजबीन बंद हो जानी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि 26 देशों की कड़ी मेहनत के बाद भी इस बारे में कोई अहम सुराग क्यों नहीं मिल पाया। इस बीच विमान के गायब होने के बाद उपजे विवाद से मलेशिया और चीन के रिश्तों में खटास आ गई है। मलेशिया का विमान MH370 लापता हो गया है। इसके लिए देश दुनिया के तमाम जहाज आधुनिक तकनीक से लैस होकर समुद्र की खाक छानने में जुटे हैं। दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, हिंद महासागर का हजारों किलोमीटर का एरिया छाना जा चुका है, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। आधुनिक सैटेलाइट, बेहतरीन रडार और तमाम खोजी उपकरण अब तक विफल रहे हैं। चाइना और अमेरिका जैसे दिग्गज देशों के हाथ अभी तक खाली है। और ये सब आखिर क्यों? सवाल ये है कि अगर विमान का एक्सीडेंट हुआ तो उसका मलबा कहाँ गया? उसे क्या जमीन खा गई या फिर आसमान निगल गया? ऐसे कई सवाल हैं, लेकिन जवाब किसी का भी किसी को नहीं मालूम। We investigated a couple of visual contacts, but actually turned out to just be marine mammal activity. So unfortunately, didn't find anything further to report today. जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, विमान का कोई भी ठोस सुराग मिलने की उम्मीद धुंधली होती जा रही है। दरअसल विमान का ब्लैक बॉक्स, जिसमें तमाम डाटा मौजूद होते हैं, वो अभी तक नहीं मिला है। उसमें लगी बैटरी 15 अप्रैल तक ही चल पाएगी। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से सिग्नल इसी बैटरी के कारण मिलते हैं, जिनकी पहचान कर ब्लैक बॉक्स का पता लगाया जाता है। बैटरी खत्म होने के बाद ब्लैक बॉक्स को ढूंढना असंभव हो जाएगा और फिर जहाज क्रैश होने या फिर किसी और वजह का पता कभी नहीं चल पाएगा। MH370 का गायब होना हमेशा के लिए एक राज बनकर रह जाएगा। This search for MH370 is the most extraordinary, the most bizarre in aviation history. Normally, with an air crash, it takes us 1 or 2 days to find the aeroplane. In this case, this has been 14 days. This is unprecedented, and it's also now involves the biggest search in aviation history. एक तरफ लापता विमान की खोजबीन जारी है, तो दूसरी तरफ ये मसला राजनीतिक रंग ले चुका है। चीन ने मलेशिया से वो तमाम जानकारियां मांगी हैं, जिनके आधार पर उसने दावा किया है कि लापता विमान दक्षिणी हिंद महासागर में गिरा है। इस बीच लापता विमान में गायब हुए लोगों के रिश्तेदारों ने मलेशिया हुकूमत पर गंभीर इल्जाम लगाए हैं। उनका कहना है कि मलेशिया सरकार ने राहत और बचाव कार्यों में काफी देर की। उसने समय और संसाधन दोनों ही बर्बाद किए। गौरतलब है कि इस विमान में गायब हुए 2/3 यात्री चीनी नागरिक थे। यही वजह है कि चीन मलेशिया से भी ज्यादा जोर शोर से इस मामले की छानबीन में जुटा है। अगर मलेशिया ने इस मामले पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया तो अपने आक्रामक रुख के लिए मशहूर चीन हुकूमत मलेशिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकती है। मिस्र में एक बार फिर टकराव बढ़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल मिस्र की अदालत ने भूतपूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी के 529 समर्थकों को मौत की सजा सुनाई है। मिस्र के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब इतनी बड़ी तादाद में लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। अदालत के इस फैसले के बाद मिस्र में माहौल तल्ख है और न्यायपालिका पर पक्षपात के इल्जाम लग रहे हैं। इस मामले पर अमेरिका और तमाम पश्चिमी देशों ने भी चिंता का इजहार किया है।
मिस्र में जल्दी ही राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। उसके बाद यहां संसदीय चुनाव कराए जाएंगे। ऐसे में लोकतंत्र का जश्न मनना चाहिए, लेकिन मिस्र की सड़कें आज खून खराबे से दो चार हैं। काहिरा का तहरीर स्क्वायर, जहां हुस्ने मुबारक के खिलाफ क्रांति की शुरुआत हुई थी और उसके बाद मोहम्मद मुर्सी के खिलाफ जबरदस्त धरना प्रदर्शन, आज वहां मुस्लिम ब्रदरहुड और सेना के बीच संघर्ष होता नजर आ रहा है। दरअसल एक पुलिस अधिकारी की हत्या और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने के आरोप के बाद मिस्र में रिकॉर्ड तादाद में गुनहगारों को फांसी की सजा सुनाई गई। ताज्जुब की बात यह है कि ये सभी लोग प्रतिबंधित संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड का हिस्सा हैं। इससे नाराज होकर मुस्लिम ब्रदरहुड के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और एक बार फिर मिस्र में संघर्ष का नया दौर शुरू हो गया है। हम पुलिस और सेना के खिलाफ संघर्ष करेंगे। हम शांत बैठने वाले नहीं हैं। हम यहाँ पर मिलिट्री शासन के खिलाफ एकत्रित हुए हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड इन लोगों के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। हमें सेना और अदालत से गहरी नाराजगी है। मिस्र में होने वाले चुनाव में जनरल अब्देल फतेह अल सीसी ने भी हिस्सा लेने का ऐलान किया है। सीसी सेना प्रमुख है, उदारवादी हैं, सत्ता में काफी लोकप्रिय भी। मोहम्मद मुर्सी के कट्टर शासन से मिस्र को छुटकारा दिलाने का श्रेय भी अब्देल अल सीसी को ही जाता है। हालांकि उनके चुनाव में आने से ऐसा भी इल्जाम लग रहा है कि मिस्र में सेना जरूरत से ज्यादा दखल दे रही है। तमाम पश्चिमी देशों को आशंका है कि मिस्र के चुनाव भी निष्पक्ष तरीके से नहीं होंगे, लेकिन फिलहाल तो सबसे बड़ी चुनौती मिस्र में कानून व्यवस्था लागू करना है। नहीं तो मिस्र अराजकता के उसी दौर में पहुंच सकता है जिस दौर में वो हुस्ने मुबारक और मोहम्मद मुर्सी के वक्त में था। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। शीत युद्ध का नया अध्याय शुरू हो चुका है। प्रॉक्सी वॉर के इस खेल में एक तरफ है अमेरिका और उसके सहयोगी यूरोपीय देश और दूसरी तरफ है केवल रूस। हालांकि कूटनीतिक और राजनीतिक मजबूरियों के चलते कई देश, मसलन भारत, अभी भी रूस के साथ खड़ा है, लेकिन खुले तौर पर रूस के साथ जाने का जोखिम उठाने वाले देश कम ही हैं। तो क्या क्रीमिया को यूक्रेन से अलग करके पुतिन ने कोई बड़ी गलती की है? कम से कम पश्चिमी देशों को तो ऐसा ही लगता है और वो इसके लिए रूस, खासकर व्लादिमीर पुतिन को सबक सिखाना चाहते हैं। इसीलिए आर्थिक और राजनीतिक तौर पर रूस का बायकॉट शुरू हो चुका है, लेकिन फिलहाल तो इन प्रतिबंधों का कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा। रूस पर अमेरिका और बेहद ताकतवर यूरोपीय संघ एक के बाद एक प्रतिबंध लगाते जा रही है। रूस के नेताओं, व्यापारियों और सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्रा से लेकर उनकी संपत्ति जब्त करने का काम शुरू हो चुका है, लेकिन फिलहाल तो ये दांव असफल होता दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है। दरअसल आधुनिक तकनीक में रूस को महारत हासिल है, तो जंग में उससे उलझने की भूल कोई नहीं कर सकता। कुदरती संपदा और दुनिया भर में फैले उसके व्यापार से तमाम देशों के परस्पर हित जुड़े हैं। ऐसे में रूस को ठिकाने लगाने की कोशिश अभी तक तो सफल नहीं हो पाई है। यही वजह है कि अपनी नाकामी भांपकर विकसित देश रूस के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दे रहे हैं। We then heightened those sanctions, again in coordination. What we're now doing is coordinating around the potential for additional, deeper sanctions should Russia move forward and engage in further incursions into Ukraine. क्रीमिया पर रूस के कब्जे से पश्चिमी देश भले ही नाराज हों, लेकिन क्रीमिया में ऐसा नहीं है। एक तरफ जहां क्रीमिया में जश्न मन रहा है, तो वहीं यूक्रेन में नाराजगी और हताशा दिख रही है। प्राकृतिक संसाधन से मालामाल क्रीमिया का रूस को मिलना रूस के लिए तो वरदान जैसा है। साथ ही क्रीमिया के लोग भी इससे काफी खुश नजर आ रहे हैं।
दरअसल क्रीमिया में बड़ी तादाद रूसी मूल के लोगों की है। इन लोगों का इल्जाम था कि रूसी मूल का होने के चलते क्रीमिया में उनके साथ भेदभाव बढ़ता जा रहा है और वो लंबे वक्त से इसका विरोध कर रहे थे। इस बीच क्रीमिया से धीरे धीरे यूक्रेन की सेना और सरकारी अधिकारी वापस लौट रहे हैं। जो नहीं जा रहे हैं उन्हें रूस या तो बंधक बनाकर ले जा रहा है या फिर उन्हें जबरन वापस भेजा जा रहा है। हमें क्रीमिया में बहुत काम करने हैं। इसे पूरी तरह रूस का हिस्सा बनाने के लिए कुछ अन्य औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। हम क्रीमिया के हालात को बेहतर बनाने के लिए लगातार बैठकें कर रहे हैं। जल्द ही क्रीमिया में हालात पूरी तरह सुधर जाएंगे। हम ऐसे कदम उठाना चाहते हैं जिससे रूस और क्रीमिया दोनों को फायदा हो। रूस पर क्रीमिया के दावे को जहां पश्चिमी देश गलत मानते हैं और यहां हुए जनमत संग्रह को अवैध करार देते हैं, तो वहीं रूस इसे पूरी तरह सही बताता है। अगर इतिहास पर नजर डालें तो रूस और क्रीमिया के ऐतिहासिक संबंध 18वीं शताब्दी से हैं, जब रूस ने क्रीमिया और यूक्रेन पर जीत हासिल की थी। वैसे बात अगर कानूनी दावे की हो तो रूस ने 1994 में बुडापेस्ट समझौते पर दस्तखत किए थे, जिसके मुताबिक वो यूक्रेन की राजनीतिक और क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करेगा। इसी समझौते के आधार पर अमेरिका का इल्जाम है कि रूस ने अपना वादा तोड़ दिया और उसे इसका दंड मिलना चाहिए। हालांकि रूस की दलील है कि उसने यूक्रेन में सेना इसलिए भेजी क्योंकि उसके नागरिकों के हित प्रभावित हो रहे थे, और अगर वो ऐसा न करता तो ये इलाका उग्र चरमपंथियों के हाथ में चला जाता। बहरहाल दलील चाहे जिसकी भी हो, लेकिन मौजूदा दौर की सच्चाई तो यही है कि यूक्रेन से शुरू हुआ ये संकट धीरे धीरे सारी दुनिया को अपनी लपेट में लेता जा रहा है। अब वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। अब पेश है हमारा खास सेक्शन खबरें रफ्तार से। अलकायदा के भूतपूर्व सरगना ओसामा बिन लादेन के दामाद सुलेमान अबू गैद को अमेरिका की अदालत ने आतंकवादी मामलों में दोषी पाया है। जॉर्डन में पिछले साल सुलेमान को पकड़ने के बाद अमेरिका लाया गया था। अमेरिका को मारने की साजिश रचने और अलकायदा की मदद के लिए सुलेमान को उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है। हालांकि सुलेमान का कहना है कि अलकायदा की मदद करने की बात तो दूर रही, वो तो इसके सदस्य भी नहीं थे। टोक्यो मैराथन 2014 ने जापान और दुनिया भर के प्रतिभागियों को आकर्षित किया। ये वार्षिक मैराथन जो टोक्यो मेट्रोपॉलिटन भवन से शुरू होता है, वो बोस्टन, लंदन, बर्लिन, शिकागो और न्यूयॉर्क के साथ दुनिया भर के प्रमुख मैराथनों में से एक बन गया है। इस प्रतियोगिता में 36,000 धावकों ने हिस्सा लिया, जिसमें 10% विदेशी थे। मैराथन के आयोजकों को इस टूर्नामेंट के लिए तकरीबन 3 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे, लेकिन उनमें से केवल 10% लोगों का चयन एक ड्रॉ के जरिए किया गया। मैराथन टोक्यो के इंपीरियल पैलेस से शुरू होकर कन्वेंशन सेंटर पर खत्म हुआ। टोक्यो मैराथन का थीम था एकजुट हो जाओ, क्योंकि ये स्वयं सेवकों और दर्शकों को दौड़ के मैदान तक ले आने में कामयाब हुआ था। दौड़ के बाद धावकों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। जापानी एयरलाइंस ने भी पर्यटकों को आकर्षित करने में अपना योगदान दिया। जापान एयरलाइन ने टेस्ट ऑफ जापान के नाम से कुछ वक्त पहले एक अभियान शुरू किया है। टेस्ट ऑफ जापान अभियान की शुरुआत सितंबर 2013 में की गई थी। इसमें जापान के क्षेत्रीय पेय और व्यंजनों को एयरलाइन उड़ानों और हवाई अड्डे के लाउंज में दर्शाया गया था। इसका मकसद जापान में पर्यटन को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने श्रीलंका के खिलाफ मानवाधिकार हनन की जांच का प्रस्ताव पारित कर दिया है। जिनेवा में हुई इस बैठक में अधिकतर देशों ने श्रीलंका के खिलाफ वोट दिया। हालांकि श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने इस प्रस्ताव की निंदा करते हुए कहा कि इससे तमिलों के साथ मेल मिलाप की कोशिशों को धक्का लगेगा। गौरतलब है कि भारत ने इस प्रस्ताव से खुद को अलग रखा। अब पेश है हॉलीवुड और ग्लैमर जगत से जुड़ा हमारा सेक्शन ग्लैमर अपडेट।
हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जॉली फैशन डिजाइनर स्टेला मैकार्टनी के साथ मिलकर बच्चों के लिए परिधानों की श्रृंखला पेश करेंगी। ये श्रृंखला उनकी आने वाली फिल्म मेलफिसेंट पर आधारित होगी। ये फिल्म वर्ष 1959 की क्लासिक फिल्म स्लीपिंग ब्यूटी के खलनायक पर आधारित है। इससे प्रेरित होकर ही उन्होंने बच्चों के लिए कपड़ों का संग्रह तैयार किया है, जो विश्व भर में मैकार्टनी के स्टोर पर उपलब्ध होगा। फुर्सत के खास पलों को अपनों के साथ कौन नहीं बिताना चाहता, और ये वक्त और भी कम लगता है जब आप लाखों लोगों के दिलों की धड़कन हो। लाखों लोग आपको ही देखना चाहते हो। ऐसे में इन सेलिब्रिटीज को अपने परिवार और करियर के बीच तालमेल बनाए रखना बेहद जरूरी हो जाता है। ऑस्कर विजेता जूलिया रॉबर्ट्स का भी कुछ यही हाल है। इतने साल इंडस्ट्री में बिताने के बाद अब वो अपने परिवार को ज्यादा वक्त देना चाहती हैं, और यही वजह है कि फिल्मों के मामले में वो बेहद चूजी हो चुकी हैं और अब साल में बस एक ही फिल्म करती हैं। कभी पंख लगाकर उड़ना तो कभी टेक्निकल अंदाज में खुद को पेश करना गागा को बेहद पसंद है। अपने नए म्यूजिक वीडियो गाई के रिलीज के दौरान पॉप स्टार नए अंदाज में पंख लगाए नजर आई। सिंगिंग के अलावा अब गागा का नया रूप भी सामने आ रहा है। सफल और बिंदास गायिका के तौर पर अपनी पहचान बना चुकी लेडी गागा अब निर्देशन में भी हाथ आजमाई। तो ये था दुनिया अपडेट। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज।